वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी PES, विच मीन्स कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज से की वजह से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कितना चेंज आता है। हम उस चीज़ को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी तो इलास्टिक है, और अगर लेसर है, इनसेंसिटिव अब रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो आपके पास इन इलास्टिक होगी चेंज यहाँ से। विच मीन्स कि हाउ मच आपकी किस तरह से सप्लायर हमारे पास कि उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है उस चेंजेस को, हम यहाँ पर उस परसेंटेज के साथ देख रहे हैं। सेम लाइक डिमांड है, बस डिमांड की जगह हमने इसी कॉन्सेप्ट को सप्लाई के साथ स्टडी करना है। ये हमारे पास उसके सप्लाई का फॉर्मूला है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड है, जिसको हम रेशो देख रहे होते हैं प्राइस की सेम क्वांटिटी के साथ। वंस अगेन क्यू ये इसका रिटन फार्मूला लिखने का शॉर्ट तरीका है, आप देख सकते हैं। अगर इसमें आपके पास ये परसेंटेज रेशोज नहीं गिवन है, तो आप इजीली इसको अपनी क्वांटिटी सप्लाइड के साथ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे हमने डिमांड के केस में देखा था, आपके पास यहाँ पर QS2 यानी ये क्वांटिटी सप्लाइड सेकेंड में जो चेंज आने के बाद की क्वांटिटी हम उसे कहते हैं। QS1 आपके पास प्रीवियसली यानी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड की अमाउंट है कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। P2 आपके पास प्राइस चेंज्ड प्राइस है कि चेंज होने के बाद जो प्राइस आई है वो। एंड P1 आपके पास न्यू प्राइस। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी, हम यहाँ पर यह आपके पास Q2 14 है। आपके पास QS1 इस फॉर्मूले में हम देखें QS1 आपके पास है 10 है। देन आपके पास प्राइस P2 का अगर हम देखें कि ये P2 आपके पास आ जाएगी 6 आपके पास P2 है। एंड लास्टली हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये आपके पास जो आ जाएगी 4 आपके पास आ रही है, ये आपके पास P1 है। यानी P1 मीन्स आपकी इनिशियल प्राइस जो थी, P2 मीन्स आपके पास चेंज प्राइस है, QS2 आपके पास चेंज क्वांटिटी है, QS1 आपके पास इनिशियल क्वांटिटी है। सो हमने यहाँ से इसको फॉर्मूले में नोट करना है कि ये आपके पास क्या आंसर आ रहा है। इस आंसर को हम अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। जिस तरह से हमने अपनी डिमांड में नोट किया था हमारी इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स की, इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड की कि अगर हमारे पास जो आंसर हमने प्रीवियसली फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था उसी आंसर को हम नोट कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास इसका प्राइस का इन चेंज ग्रेटर देन 1 होगा रिजल्ट में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो वो हमारे पास इलास्टिक सप्लाई होगी। ये हमारे पास लेस देन 1 होगा तो ये इन इलास्टिक होगा, सेम होगा तो वो यूनिट इलास्टिक होगा। एंड अगर हमारे पास ये बहुत हाई 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, और अगर ये हाईली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक होगा तो ये हमारे पास इसका एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, इन्फिनिटी को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको आप एक और दफ़ा हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास प्राइस का चेंज से क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा रिस्पांस दे रहा है, ह्यूज रिस्पांस दे रहा है, तो वो हमारे पास इलास्टिक रहे सप्लाई कहलाई जाएगी। अगर प्राइस के चेंज से वो उसकी लेसर रेशियो या लेसर परसेंटेज, स्मॉलर परसेंटेज में चेंज आ रहा है, तो वो हमारे पास इनइलास्टिक होगा। दोनों का चेंज अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो वो हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक कहलाया जाएगा। और अगर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट 0 होता है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव है तो परफेक्टली इलास्टिक कहा जाएगा या हाईली इलास्टिक कहेंगे। अब हम इनके यह हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक है, विच मीन्स कि आपके पास प्राइस के इंक्रीज या प्राइस के डिक्रीज की वजह से हमारे पास उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो उसकी सेम क्वांटिटी ही रहेगी। सो ये हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कहलाया जाएगा, यानी प्रोड्यूसर अनएबल टू प्रोड्यूस दी मोर इन केस इन दी चेंज ऑफ द प्राइस के केस में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास लैंड है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, वो इतना ही रहता है, उससे ज़्यादा इंक्लूड नहीं हो सकता है। या आप ये देख सकते हैं कि आपने किसी एक बहुत ही फेमस ऑथर की पेंटिंग है, आपने अगर उसके हम एग्जांपल देख रहे हैं और वो अगर अभी अलाइव नहीं है, वो डिसीज्ड है, तो उस आर्टिस्ट की हम दोबारा पेंटिंग्स नहीं बनाई जा सकती हैं, उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं आ सकता है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। या इसकी एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई स्टेडियम है या कोई आपका ऐसा मूवी का है, बहुत ही फेमस मूवी लगी हुई किसी एक जगह पर,
वहाँ पे अगर आप उसकी सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं तो वो सिटिंग अरेंजमेंट एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है। उस सिटिंग अरेंजमेंट में फॉर एग्जांपल अगर उस जगह पर 3000 पर्सनस, 4000 पर्सनस या 300%, 400% उस एक सिटिंग कैपेसिटी में बैठ सकते हैं, तो आपके पास इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आप वहाँ पर उसकी सिटिंग अरेंजमेंट इंक्रीज नहीं कर सकते। या अगर आप किसी ऐसे लेक्चर की बात करें, किसी जगह पर ऐसा कोई लेक्चर आ रहा है जो कोई बहुत ही फेमस आप डिलीवर करने वाले हैं, कोई बहुत फेमस पर्सन है जिनका आप लेक्चर सुनने जाना चाहते हैं, उस जगह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उस हॉल में, उस एरिया सिटिंग अरेंजमेंट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जिनको फौरी तौर पे इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। अब उसकी टिकट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हो या कोई ऐसा आपका कॉन्सर्ट हो रहा है आपके फेमस सिंगर का, जिसकी प्राइस, उस टिकट्स की प्राइस चाहे इंक्रीज हो या उस टिकट की प्राइस डिक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर उसकी प्राइस ईच टिकट्स की प्राइस 30,000 भी हो जाती है और या उसकी प्राइस डिक्रीज होकर आपके पास ओनली 300 भी हो जाती है, दोनों केसेस में, प्राइस के इंक्रीज के केस में भी और प्राइस के डिक्रीज के केस में भी, उस स्टेडियम में जहां पर आप या उस कॉन्सर्ट में जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा पर्सन्स नहीं जा सकते हैं, तो ये परफेक्टली, यानी उस अनएबल टू प्रोड्यूस मोर है सप्लायर, तो ये हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक आपके पास कह सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक वो केस में है कि जब प्राइस फिक्स रहेगी। पहले वाले केस में हमारे पास क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा था, करंटली हमारे पास प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा और क्वांटिटी आपके पास कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ये 30 हो सकती है, ये कोई यहाँ पर 50 हो सकती है, यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, बट क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है कंटिन्यूसली। ये आपके पास सिचुएशन हो सकती है कि इसका ये हॉरिजॉन्टल कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक का, इसमें ज़रा सा भी इसकी प्राइस में कोई चेंज आएगा तो इसकी, जैसे हमने डिमांड में बात की थी कि इसकी आपके पास ड्रॉप डाउन टू डिमांड लेसर हो जाएगी, कोई नहीं खरीद सकता, सो इसकी सप्लाई भी आपके पास चेंज में आप अनेबल टू ज़्यादा सप्लाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं कि नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये आपके पास इस तरह की कोई गवर्नमेंट आपके पास कंपल्शन लगा दे, लेट्स सपोज एग्जांपल में कि गवर्नमेंट आपके पास उसमें कंपल्शन कर देते हैं या कंपल्सरी कर रही है, जैसे हमने प्राइस सीलिंग की या प्राइस फ्लोरिंग वाले केस में हमने देखा था, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी है, इससे ज़्यादा आप इन प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। सो सप्लायर बाउंड होता है अपनी इसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर चीज़ें सेल करने के लिए। जनरली अगर आप देखें तो ये आपके इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसी कोई भी एग्जांपल नहीं हो सकती, या आपके पास डिमांड इलास्टिक होगी या डिमांड आपके पास इन इलास्टिक होगी। जनरली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की इतनी कोई ख़ास रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स नहीं बन रही होती हैं यूजुअली। इसका आंसर हमारा बहुत हायर आता है, इसका आंसर ये हमारे पास इन्फिनिटी अप्रोच कर जाए, यानी बहुत ही ह्यूज आंसर आ रहा हो, तब हम इसे कहते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक है हमारे पास। इन इलास्टिक हमारे पास सप्लाई कब है? इन इलास्टिक सप्लाई मीन्स के PES हमारे पास आ जाता है, ये आपके पास लेस देन 1 होता है हमारे पास। आपके पास ये स्मॉलर चेंज की वजह से हमने यहाँ देखा कि प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है परसेंटेज में, आपके पास क्वांटिटी डिमांड में एक स्मॉलर चेंज को शो कर रहा होता है। प्राइस के चेंज की रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाइड में आपके पास लेसर चेंज आ रहा होता है, ये आपके पास लेस देन 1 रहती है। ये 0.2, 0.8, 0.9 कोई भी आंसर हो सकता है, बट 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा आपके पास, तब हम उसको कहेंगे कि इन इलास्टिक सप्लाई हमारे पास है। ये आपके पास कैसे एग्जांपल्स हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इसमें वीट, कोल है, ऑयल या गैस है, जिनकी इमीडिएटली शॉर्ट रन में प्राइसेस सप्लायर इंक्रीज नहीं कर सकता सप्लायर का, तो उससे हम कहते हैं कि इन इलास्टिक है। जिससे हम अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें कि अगर कोई फार्मर अपना कोई ट्रक या अपने कोई फ्रूट की लेकर आता है किसी शॉप पे सेल आउट करने के लिए, सो उसके पास टाइम ड्यूरेशन में वो लिमिटेड होगा कि अगर उस दिन में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है तो वो उस एक ट्रक से ज़्यादा का सामान उसके पास मौजूद नहीं है जिससे वो सेल आउट कर सके और प्रॉफिट हासिल कर सके। सो इस केस में प्राइस आपकी इंक्रीज़ की वजह से हमारा जो सप्लायर है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकता है, सो इसलिए ये हमारे पास इन इलास्टिक सप्लाई है। आपने एक बात याद रखनी होगी कि अगर आपके पास ये जो जितना ये आपका ग्राफ का है, ये जितना वाई एक्सिस की तरफ रहेगा, यानी जितना इस साइड की तरफ करीब की तरफ रहेगा, उतना हमारे पास हम कहेंगे कि ये आपके पास जितनी वाई की साइड पे होगा ये टूवर्ड्स इन इलास्टिक कहलाया जाएगा,
और अगर कोई ग्राफ आपका एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, उस तरफ जा रहा है, तब वो आपके पास इलास्टिक होगा। अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इस वक्त आपने याद रखना है कि जितना आपका ग्राफ वाई एक्सिस के करीब है उतनी हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड है। यह हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक मीन्स कि जितना आपके पास यहाँ चेंज आ रहा है उतना ही चेंज आपके पास इस जगह पर भी चेंज होगा, यानी पी ई एस इक्वल्स टू 1 हमारे पास आ रहे हैं, तो ये आपके पास यूनिट इलास्टिक आ रहा है। ये जनरली आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, जैसे अभी हमने बात की कि सम ऑफ द टाइम आपकी रियल वर्ल्ड में इसकी एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या आपके पास लोअर स्किल्स हैं, कोई हेयर डिज़ाइनर्स हैं, आपके पास कोई फेमस टेलर हैं जो आपकी जितनी उनकी अगर प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो उनकी डिमांड में उतना ही कोई चेंज आ सकता है। लेट्स सपोज कोई फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है या कोई फेमस डिज़ाइनर है जिसने अपनी प्राइसेस डिक्रीज कर दी हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली उतने ही लोग अपनी सप्लाई वो आपकी भी अपने साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड उस चीज़ को सप्लाई कर सकता होगा कि अपना शेड्यूल थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपने अदर क्लाइंट्स को भी ईजिली टैकल कर कैटल कर सके या उसको अपने अदर क्लाइंट्स को भी डील कर सके। हमारे पास इलास्टिक सप्लाई आ जाती है। इलास्टिक सप्लाई हमारे पास हम कहते हैं कि वो आपके पास ग्रेटर देन 1 आ जाती है। जब इसका आंसर पी ई एस जो हमने इनिशियल स्लाइड्स में फॉर्मूला देखा था वो आपके पास ग्रेटर देन 1 आ जाए तो मीन्स हमारे पास इलास्टिक सप्लाई है। यानी प्राइस के चेंज की वजह से जो आपके पास क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो आपके पास ज़्यादा सप्लाई इजीली कर सकता है। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आपका हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ आपने देखा जैसे अभी हमने बात की कि ये आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ यानी इस साइड पे जो हमारा एक्स एक्सिस है इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपके पास इलास्टिक डिमांड का है। ये आपके पास कैसी प्रोडक्ट्स में आ सकती हैं, यानी ये लो स्किल जिसमें सर्विसेज मौजूद हों या ऐसी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हों कि आपके पास जिसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है उसकी सप्लाई भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, आप कहीं और से लेकर आए अपनी शॉप पे सेल कर रही हैं। लो स्किल सर्विसेज हैं, आपके पास टेलर है, हाउस कीपिंग है, डिफरेंट टाइप के सॉर्ट ऑफ लेट फॉर एग्जांपल आपकी कोई किसी किस्म का इवेंट आ रहा है तो टेलर से इसकी अपना शेड्यूल एडजस्ट करेगा, आपको ज़्यादा कपड़े सी के दे सकता है। हाउस कीपिंग है तो आपको घर की क्लीनिंग के लिए पर्सन्स चाहिए तो वो अपना टाइम करके लोग जनरली ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए कोई हाईली स्किल्ड पर्सन्स हमें नहीं चाहिए होते हैं इस केस में। जबकि हम इन इलास्टिक में बात की थी कि हम देखें तो ये आपके पास इसमें पर्सन अपनी सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते। अब उस केस में देख सकते हैं कि कोई डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर बहुत जल्दी लोग नहीं बन सकते हैं तो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। सो वो आपकी अगर उसकी डिमांड ज़्यादा भी है तो भी हम उसकी सप्लायर ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर आपकी लो स्किल सर्विसेज देखें, जैसे आपके पास जिसके लिए इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए होते हैं, स्किल्ड जितने भी रहते हैं लोग, तो वो अपने स्किल्स से फ़ायदा कर सकते हैं, उसको ज़्यादा सप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे टेलर है, हाउस कीपिंग है, कोई आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपकी ऐसी होममेड गुड्स हैं जिन्हें आप ज़्यादा प्रोवाइड कर किया जा सकता है, तो वो सारी इलास्टिक होंगी, यानी प्राइस डिक्रीज़ होगी तो आप उसकी सप्लाई भी ज़्यादा कर सकते होंगे या आपकी प्राइस चेंजेस आ सकते हैं। जो भी आपके पास चेंज हो तो उससे आप मैनेज करके अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज में आ सकता है। देन हमारे पास आ जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास आते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच मीन्स कि इनकम की इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, हम उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर ये उसका फॉर्मूला मौजूद है। QD2 यानी आपकी न्यू क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हैं, QD1 आपके पास ओल्ड क्वांटिटी है, Y2 आपके पास न्यू इनकम है एंड Y1 आपके पास ओल्ड इनकम है। इकोनॉमिक्स में हम हमेशा Y को जनरली हम इनकम के लिए Y का सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। सो आप आपकी स्टडीज़ में अगर आप देखें तो आप इसको आइडिया रहेगा इस लेक्चर में। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि आपकी किस तरह की गुड्स में इनकम इंक्रीज या डिक्रीज में चेंज आ रहा होता है, अगर हमारी नॉर्मल गुड है यानी वो हमारी डेली बेसिस की नेसेसिटी की गुड्स हैं तो और उसका आंसर अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है सो ये आपके पास कहेंगे कि आपके पास इसकी मोर इलास्टिक है ये चीज़। और अगर हमारे पास ये इसका पॉजिटिवली आंसर आ रहा हो तो ये मीन्स हम कहेंगे कि ये आपके पास इसकी इनकम राइजेस से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और अगर ये आपके पास नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो अब हम कहेंगे कि इन्फीरियर गुड्स है।
इन सिंपल वर्ड्स कि आपके पास नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जिनका इनकम इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव आता है आंसर, वो हमारे पास नॉर्मल गुड्स होती हैं, और जिनका आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है वो हमारे पास इन्फीरियर गुड्स होती हैं। अभी हमने, अगर आपको याद हो तो हमने डिमांड के लेक्चर में एक बात देखी थी और सप्लाई के दौरान, और हमने कहा था कि प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हुए हम अपना माइनस साइन को नोट नहीं करते, यानी जो ये नेगेटिव साइन आ रहा है इसको हम नोट नहीं कर रहे होते, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी के लिए था, जिसे हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हमने ये बात कही थी, क्योंकि हमें ये देखा था कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए वहाँ पर नेगेटिव साइन हमेशा आता है और हम उसको इग्नोर करते हैं ताकि हम अपने आंसर्स को इजीली एलैबोरेट कर सकें या उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकें। बाकी तमाम जगह पर हमने माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है, यानी हम जब यहाँ पर देख रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ YED को हम जब कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में हम अपना नेगेटिव साइन को, यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना है, यहाँ नेगेटिव साइन को हमने नोट डाउन रखना है। इसका नेगेटिव साइन का मतलब होगा कि वो आपकी इन्फीरियर गुड्स हैं जब आपकी नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रही होगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब हमारे पास इनका किस तरह से ग्राफ बनता है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका पॉजिटिव है, नॉर्मल गुड होगा, तब ये आपके पास एक अपवर्ड स्लोपिंग का ऐसा ग्राफ बन रहा है, विच मीन्स के इनकम की इंक्रीज के केस में उन प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है। आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप वो वाले गुड्स भी ज़्यादा खरीद सकते होंगे। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। जबकि आपके पास इन्फीरियर गुड्स में अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही होगी तो वो गुड्स आप अपने अब लेसर यूज़ कर रहे होंगे, उन गुड्स को आप शिफ्ट ओवर होके किसी दूसरे गुड्स की तरफ चले जाते हैं, तो अब वो हमारे पास इन्फीरियर गुड्स कहलाते हैं। यानी इन्फीरियर गुड्स और वो तमाम चीज़ें, गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं जिनको आपकी जब कंज्यूमर की या बायर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो उससे स्विच ओवर हो जाता है अपने दूसरे गुड्स की तरफ जो उसको बेटर गुड्स लगती हैं, वो उन गुड्स की तरफ या हायर क्वालिटी की गुड्स की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है, जिससे वो लगता है उसे बेटर समझ रहा है उन गुड्स को, तो वो हम कहते हैं कि वो सारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं। या इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है इसका, यहाँ इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी आपकी इनकम की इंक्रीज की वजह से हम इन गुड्स को शिफ्ट ओवर किसी दूसरे गुड्स की तरफ हो जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि यह आपके पास नेगेटिव आंसर दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास इनकम इंक्रीज होती है, आपकी हायर साइड की गुड्स भी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदने लगते हैं, सो ये हमारे पास नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं। और आपके पास सेकेंडली अगर इनकी डिमांड, आपकी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में इनकम इंक्रीज की वजह से आप उन गुड्स की डिमांड को छोड़ देते हैं या आप उनकी डिमांड लेसर करने लगते हैं, तब ये आपके पास हमसे इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लोकल फूड्स हैं या आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो हम जनरली अगर आपकी लेसर इनकम होगी तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे होंगे, लाइक बस में या ट्रेन में। और अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप कोई टैक्सी लेना पसंद करेंगे, कोई पर्सन बस कैब बुक करवाएंगे या आप अपनी गाड़ी खुद खरीद लेंगे, तो वो हमारे पास नॉर्मल गुड्स में या लग्जरी साइड पे आ जाती हैं। बात हमारे पास ऐसे गुड्स रहती हैं जो है ना हम इम्यून गुड्स कहते हैं, ये आपके पास इनफेक्टिव रहती हैं, तो इनका ग्राफ जनरली हॉरिजॉन्टल बनता है। यानी इम्यून गुड्स का अगर हम बात करें कि वो गुड्स जिनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता इनकम के इंक्रीज की वजह से, सो वो हमारे पास इम्यून गुड्स कहलाती हैं और इसका ग्राफ हमारे पास बन रहा होता है हॉरिजॉन्टल, यानी उनका समवट ऐसे ग्राफ बन रहा होता है। इनफेक्टिव ऑफ इनकम की इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से हम रहती हैं यहाँ पर। अब हमारे पास आ जाते हैं नॉर्मल गुड्स की एग्जांपल। अभी हम देख लेते हैं कि नॉर्मल गुड्स में हमारी दो तरह की गुड्स आती हैं। अगर हमारे पास आपका आंसर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 0 से 1 के बीच में होगा, तब हम कहेंगे, और इसका अपवर्ड स्लोपिंग है इनकम की चेंज की वजह में, इससे आपकी यहाँ पर लीड्स टू सेम चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड में रहे, तो वो हमारे पास नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं। यानी इनकम की इंक्रीज की वजह से आप अपवर्ड स्लोपिंग दोनों के केस में है, आपके पास और अप्रॉक्सीमेटली सेम चेंज आ रहा है जो 0 से 1 के बीच में है, तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास नॉर्मल गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन हैं, आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं, आपकी डेली नेसेसिटी की चीज़ें हैं, उनकी प्राइस में इंक्रीज, आपकी इनकम की इंक्रीज की वजह से आप अप्रॉक्सीमेटली सेम रेशो में ही खरीद रहे होते हैं या स्लाइटली सा आप इंक्रीज कर देते हैं उनकी परचेज में, तो आपके पास नॉर्मल गुड्स में आती हैं।
अगर हमारे पास जो लग्जरी गुड्स होती हैं, लग्जरी गुड्स वो होती हैं जो आपके लिए आपकी नेसेसिटीज़ नहीं होती हैं, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी प्राइस की डिमांड में आपके मोर देन वन आंसर आ जाए, इसका ग्रेटर देन वन हो या मोर देन वन आपके पास आंसर आ जाए, तब वो हमारे पास लग्जरी गुड्स कहलाती हैं। इनका ज़्यादा स्टीपर रहता है कर्व में अपवर्ड स्लोपिंग ही के केस में, और स्मॉल चेंज ऑफ इनकम में इनका ह्यूज चेंज आपको शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये आपके पास लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हमारी एग्जांपल में देखें कि फॉर एग्जांपल आपके हायर ब्रांड्स के क्लोथिंग्स हैं, उस हायर ब्रांड्स के क्लोथिंग में अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो तब आप उसको ज़्यादा ख़रीदना पसंद कर रहे होंगे, उसकी तरफ ज़्यादा परचेज करेंगे उनको। सो इसका आंसर ग्रेटर देन वन आएगा, तो ये आपके पास लग्जरी गुड्स कहलाई जाती हैं। देन हमारे पास आ जाती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम XED कहते हैं, विच मीन्स कि एक प्रोडक्ट की प्राइस का दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, ये हम इसको कहते हैं कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये हमारे पास आ जाती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ। सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर आप देख सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है किसी दो प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट्स में, तो अब वो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से प्राइस में, तब वो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं। और अगर ये आंसर नेगेटिव में आ जाए तो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाई जाएंगी। इसका फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। आपके पास QD2 यानी आपकी ओल्ड क्वांटिटी डिमांड ऑफ X है, QD1X1 आपके पास नई क्वांटिटी आ जाती है जो हमने अपनी क्वांटिटी को ऑफ नेक्स्ट कमोडिटी में। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे PY2 मैंने लिखा है, PY2 यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ न्यू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द कमोडिटी Y। ठीक है, यहाँ हमने X और Y का किया है। सो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जितना भी देखा है हम इसकी Y और X के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने X लिखा है इसकी कैलकुलेशन में, यानी X कमोडिटी क्या हम देख रहे हैं, जो उसकी कमोडिटी B को देख रहे हैं, कमोडिटी A को देख रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सेकेंडली मैंने यहाँ पर Y के साथ देखा है, यानी A कमोडिटी को की प्राइस में देखा है, या आपकी जो दूसरी कमोडिटी की प्राइस में देखा है, जिसकी वजह से आप अपना चेंज देख रहे हैं कि Y कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से X कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, हम उस चीज़ को देखेंगे। अगर ये आंसर पॉजिटिव होगा, विच मीन्स कि ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूट्स कहलाई जाएंगी। और अगर आपके पास ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, तब हम इसको कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके पास क्या किस तरह से होता है कि इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉजिटिव आंसर आता है, विच मीन्स कि ये आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आपके पास प्राइस की जो हमारे पास आ रही है, एक कमोडिटी की प्राइस से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी में भी सेम आंसर आ रहा है, दोनों सेम वे में रन कर रही होंगी। आपके पास आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात को अगर अपनी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल में देखें, तो नेस्ले वाटर में या किसी दूसरे उसका सब्स्टिट्यूट वाटर एक्वाफीना है, या अगर हम देखें कि आपकी डिफरेंट कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, कॉफ़ी ब्रांड ए की प्राइस से कॉफ़ी ब्रांड बी की क्वांटिटी में क्या चेंज आ जाएगा, या कोई चिप्स हैं की हैं, या आपके पास कोई भी बर्गर्स की हम एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके मैकडोनल्ड्स एंड KFC के बर्गर्स हों, नाइकी एंड रीबॉक के शूज़ हों, कोई भी एग्जांपल के साथ आप देख सकते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट ए की प्राइस के में इंक्रीज आ रहा है, तो प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी में अगर आपके पास पॉजिटिव चेंज है, तो हम कहेंगे कि वो आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर वो आपका जितना लार्जर चेंज होगा, उतना ही हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका लार्जर है तो उसकी उतनी ही ज़्यादा उसके ग्रेटली टू सब्स्टिट्यूट एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर ब्रांड X की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो लोग इजीली वाटर ब्रांड 2 की तरफ बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि सेम टू सेम ऑल्टरनेटिव मौजूद है उसके। आप वो चाहे ब्रांड ए यूज़ करें या ब्रांड बी यूज़ करें। या फॉर एग्जांपल ब्रांड नाइक के शूज़ उसकी प्राइसेस हायर हो गई हैं, तो बहुत इजीली कस्टमर्स रीबॉक के शूज़ की तरफ या एडिडास के शूज़ की तरफ शिफ्ट ओवर हो जाएंगे। सो वो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगी, और इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी यानी XED हमारे पास का आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आपके पास इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी, अब इसका नेगेटिव आंसर रहता है। दे आर ऑपोजिट रिलेशनशिप विच मीन्स के प्राइस की इंक्रीज की वजह से, जैसे हमने देखा कि एक कमोडिटी वाई की प्राइस इंक्रीज की वजह से कमोडिटी एक्स की डिमांड में डिक्रीज आ जाएगा, ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो अब हम इसे कहेंगे कि ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाती है। इसमें किस तरह से हम देख सकते हैं कि आपके पास, अगर आप एग्जांपल देखें कि आपके पास मेमोरी स्टिक्स हैं जो डिजिटल कैमरास में डल रही हैं, या आपके पास हम शू और शू पॉलिश हैं, या आप देख सकते हैं कि प्रिंटर और प्रिंट कार्ट्रिजेस की प्राइस है। तो अगर प्रिंटर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो प्रिंट कार्ट्रिजेस की डिमांड भी आपके पास डिक्रीज हो रही है, और इसकी अगर हम इलास्टिसिटी चेक करें तो इसकी इलास्टिसिटी नेगेटिव आ रही होगी। जितनी ज़्यादा इसका आपके पास ग्रेटर इसकी इलास्टिसिटी होगी, उतना ही आपके पास कोफिशिएंट ग्रेटर हमारे पास आंसर आ रहा होगा। सो आपके पास यहाँ पर एक्स ई डी की अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स ई डी यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव में इसका आंसर आ रहा होगा। अगर आप इसकी यहाँ पर एग्जांपल जो अभी हम देख रहे हैं कि अगर इसकी क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियसली स्लाइड पे भी देखा, तो इसका आपका प्रोडक्ट प्राइस वाई की प्रोडक्ट से की चेंजेस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा फर्क आ रहा होगा। लेट्स सपोज अगर हम देखें कि चिकन की प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं, पहले 3 से इसकी डिक्रीज होकर हमारे पास आ गई है $1 पे, तो इसकी क्वांटिटी 10 से चेंज स्विच ओवर होकर 20 पे आ जाएगी क्वांटिटी की प्राइसेस। जिसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमने कहा कि चिकन की प्राइसेस आपके पास डिक्रीज आ गई हैं, तो इससे कनेक्टेड चिकन पिज़्ज़ा की प्राइसेस, चिकन की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो आपको चिकन की मेड गुड्स प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल K&N की कंपनी है, या आपकी कोई मैकडोनल्ड्स या मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स की प्राइसेस भी आपके पास उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज कर जाएगी। सो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। या अगर हमने यहाँ पे देख लिया कि हम इसके और एग्जांपल देख लें कि स्मार्टफोन्स की प्राइसेस में अगर हम डिक्रीज आ रहा है, स्मार्टफोन्स की प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं, तो उनके प्रोटेक्टिव कवर की भी डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगा। वो तमाम लोग जो प्रोटेक्टिव कवर अपने कवर लगाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा लगवा रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम प्रिंटर की प्राइसेस में डिक्रीज आ रहा है तो उनकी इंक कार्ट्रिजेस की भी डिमांड में इंक्रीज आ जाएगा यहाँ पर। सो आपके पास क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ रही हैं, यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस में की इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में जब फर्क पड़ा होता है तो हम से कहते हैं कि क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ रही हैं, और इनका यूजुअली आंसर हमारे पास एक्स ई डी नेगेटिव रहता है। और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स आती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ये हमारे पास अगर हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हम यहाँ पर ये नेगेटिव रहता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमारे पास इसका एक्स ई डी हमेशा पॉजिटिव रहता है। एंड हमारे पास दूसरी इंडिपेंडेंट गुड्स रहती हैं। लास्टली इंडिपेंडेंट गुड्स आपके पास होती हैं कि ये आपके जिनका आंसर क्रॉस इलास्टिसिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 रहती है। इनमें एक कमोडिटी की प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से दूसरे की डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। सो हमारे पास 0 इलास्टिसिटी, या हम उसके कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 0 रहती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम फ्रूट की प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से आपकी टेक्स्ट बुक की प्राइसेस पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, सो ये आपके पास इंडिपेंडेंट गुड्स कहलाती हैं। दैट्स द एंड ऑफ इलास्टिसिटी लेक्चर। होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड इफ एनी क्वेश्चन देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।